धमतरी के स्थानीय राजीव भवन में महिला कांग्रेस द्वारा महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उपस्थित रहीं। अलका लांबा ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आते ही अपराध बढ़ चुके हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार कुकर्म जैसे अत्याचार हो रहे हैं। अब महिलाओं की जिम्मेदारी है कि महिलाएं खुद अपनी स्थिति बदलें एवं राज्य एवं पूरे देश में आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़कर हिस्सा लें एवं एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर अपना भरोसा जताएं। 5 न्याय। क्या न्याय है? पहला न्याय युवा न्याय, क्या है? दूसरा भागीदारी न्याय, क्या है? तीसरा नारी न्याय, क्या है? चौथा किसान न्याय, क्या है? पांचवा श्रमिक न्याय, क्या है? इसकी लड़ाई राहुल गांधी 5 न्याय की लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इसमें 2 न्याय की बात करूंगी, भागीदारी न्याय और नारी न्याय। क्या है भागीदारी न्याय? जो राहुल गांधी 6700 किलोमीटर चल रहे हैं, क्या है? किसके साथ अन्याय हो रहा है? किसको न्याय दिलाने निकले हैं राहुल गांधी? आज आपके जिले का नाम जशपुर नहीं, मैं जिस जिले का जशपुर जिला है आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। आपने पता नहीं अखबार पढ़ती है नहीं पढ़ती, अखबार उठाई मैंने सुबह यहाँ पर उठकर, पता लगा इस छत्तीसगढ़ में जहाँ हम एक माँ का नारा लगा रहे हैं, हमें भारत माँ कहा जा रहा है, 5 साल की एक बेटी यहाँ पर भी है, गोद में लिया उसको। नाबालिग बेटी का बलात्कार 5 दरिंदों ने किया है, अखबार में आया है। नाबालिग बेटी है, 5 दरिंदे नोच के हवस का शिकार बना रहे हैं और किसी को पता तक नहीं। सोचिए उस बेटी के बारे में, अगर उसकी जगह हमारी बेटी होती तो क्या हो रहा होता, क्या चल रहा होता। हमारी आधी आबादी की लड़ाई गर्भ से शुरू हो जाती है। गर्भ से अगर बच्ची है, अवैध कन्या भ्रूण हत्याएं, पता किया जा रहा है कि माँ की कोख में बेटी है या बेटा है, बेटी है तो कन्या भ्रूण हत्या कर दो, उसे पेट में ही मार डालो। इसीलिए मैंने उस बच्ची को गोद में लिया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बच्चियां इस दुनिया में आने से पहले ही कोख में खत्म कर दी गई है और आज भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक समय पर सती प्रथा थी, वो मेरी माँ भी बैठी हुई है। क्या होता था? पति की का देहांत हुआ तो औरत से, पत्नी से उसके जीने का अधिकार छीन लिया, उसके बाल काट दिए, उसको सफेद पोशाक में रहना, उसे कोई किसी तरह का श्रृंगार नहीं करना, वो मुस्कुरा नहीं सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, जमीन पर बैठना है, रसोई में नहीं जा सकती, कितनी तरह की पाबंदियां। लेकिन हम लड़े। आज कम से कम इस देश में आदमी के ध्यान के बाद औरत को चलाया नहीं जाता, वरना ये भी होता था इस देश में सती प्रथा के नाम पर। आज जितनी भी मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मैं सबको कहती हूँ भाग्यशाली है हम सब लोग, जितनी माँ बहनें बैठी हुई भाग्यशाली है ये मंच वाली भी, कि इनकी माओ ने इन्हें कोख में मारा नहीं, इन्हें जन्म दिया और आज फख्र है इन्हें, इनके समाज को, इनको परिवार को, कि इन्होंने जन्म ही नहीं लिया। ये सारी आबादी की लड़ाई को भी विधानसभा में मंत्री बनकर, विधायक बनकर लड़ रही है। आपको भी अपनी माओ का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बेटियां अपनी माओ का धन्यवाद करने के लिए दुनिया में ही नहीं है। जाकर माँ को लिपटते धन्यवाद करना कि माँ, जब देश में कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, बेटे का लालच था, तुमने लालच नहीं किया, तुमने हमें गर्भ में नहीं मारा, तुमने हमें जन्म दिया। अब लड़ाई यही खत्म नहीं हुई थी, अब आपकी दूसरी लड़ाई क्या है? जब आप उन बहनों के साथ खड़ी है जो गर्भ में बच्ची का टेस्ट नहीं कराना चाहती है, बच्ची अगर बेटी है तो उसकी हत्या नहीं कराना चाहती, उसे जन्म देना चाहती है, तो आपको महिला कांग्रेस को उसकी लड़ाई लड़नी है। ये है महिला कांग्रेस का काम। अब बेटी ने जन्म ले लिया है, अब अगली लड़ाई क्या है बेटी की? अब बेटी गर्भ से चल रहे थे, सभी मान के चल रहे थे कि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है।
अंतिम दिवस तक फिर ऐसा क्या हो गया कि हाथ से सत्ता फिसल गई? देखिए, मैं आपके सवाल के लिए धन्यवाद करती हूँ, पर मेरा जो छत्तीसगढ़ का भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दौरे का मकसद है, वो मैं साफ कर देना चाहती हूँ। नंबर एक, हमें महिला कांग्रेस का संगठन, हमारी अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, वर्किंग कमेटी में मेरे साथ हैं, बिल्कुल मजबूती से चल रहा है। लेकिन इसे और ताकत देने को लेकर हम लोगों ने जो है आज चर्चा की। हमारी विधायक, पूर्व मंत्री, हमारी विधायक है, सब बैठी है। पहला मकसद है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा मकसद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में आ रही है, किस तरीके से हम बहनों को उससे जोड़े। जो नारी न्याय का नारा राहुल गांधी जी ने दिया है, उसके तहत क्या अन्याय हो रहा है और किस तरीके से उन्हें हम इस यात्रा से जोड़कर न्याय दिला सकते हैं, वो है। तीसरा हमारा मकसद है 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां, और उसे हमें किसी भी हालत पे इस देश के लिए, इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, किसान के लिए, दलित, आदिवासी, महंगाई की मार झेल रही या बिल्कुल असुरक्षित मेरी बहनों के लिए हमें लड़ना और जीतना है ये चुनाव। इन 3 मकसद को लेकर मैं आज आपके बीच में आई हूँ। पास्ट में क्या हुआ है हम उसमें नहीं जा रहे, हमने उससे सबक लिया है। हम चुनाव लड़े थे छत्तीसगढ़ में, हम सत्ता में थे, हम चुनाव हारे नहीं है, हम मैदान में थे। हारता वो है जो मैदान में उतरा ही नहीं। हम मैदान में थे, हम मैदान में आज भी हैं, और हम डट कर लड़े। हम सत्ता में थे, अब हम विपक्ष में हैं। पहले हमने सत्ता का धर्म निभाया, अब हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे। और जो वायदे इस सरकार ने किए हैं, बहनों को आर्थिक मदद देने की बात कही है, जो भी वो नहीं पहुंच रही, अन्याय हो रहा है, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे और लड़ेंगे इस अन्याय के खिलाफ। 15,000 के ऑफर के बावजूद 12,000 का महिला नारी वंदन योजना जो है वो स्वीकार किया गया, क्या कारण दिखता है? आपका 15 क्यों पसंद नहीं आया मतदाताओं को? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं हूँ कि हमें रिजेक्ट किया है। 5 राज्यों के चुनाव में हम भी देख रहे थे कि देश किसके साथ खड़ा है। 5 राज्यों के चुनाव में 11 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को सुना। 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को वोट दिया, और हम उस 4 करोड़ 90 लाख लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। आपका कहना जो भी हो, आज भी अगर आप मतदान प्रतिशत देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारा मत प्रतिशत जो है उससे ज्यादा ही है, उसके बराबर है। और हमारी 18 बहनों को टिकट दिया छत्तीसगढ़ में विधानसभा का। 18 में से डबल डिजिट 11 बहनें जीती हैं, और जो आज भी आवाज को विपक्ष में अब बुलंद करेंगी, विपक्ष का धर्म निभाएंगी। लोकसभा का चुनाव है, 11 सीटें हैं। पिछली बारी हमारी 2 बहनें हमारी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, और इस बार हर 11 की 11 सीटों पर हमारी विधायक, पूर्व विधायक, मेयर, हमारी मंत्री, इनका आज भी दावा है, और मुझे इस बात की खुशी है। हम इस दावे को पार्टी के अंदर रखेंगे, और मुझे है कि पिछली बार 2 तो इस बार दुगना हमारी बहनों को लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतारा जाए। आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री दोनों चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, आपको कैसे पता? ये हमारे अंदर की बात है। बघेल जी, नहीं, आपको किसने कहा वो तैयार है? देखिए मुझे नहीं मालूम है। नहीं, आपका ये लास्ट सवाल है, उसका पीछे से मौका दूंगी। मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी, ये मेरा फैसला नहीं हो सकता है, ये मेरी पार्टी का फैसला होगा। सर, आदेश आया ही नहीं, मानने न मानने की बात ही नहीं है। अभी तो चर्चा हो रही है, अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया, ना मेरे लिए ना उनके लिए। अभी पार्टी कहाँ लड़ेगी, किन सीटों पर लड़ेगी, कौन लड़ेगा, इसका अभी पूरा विचार चल रहा है। जैसे 10 तारीख को संसद का सत्र, हमारी नेताजी भी वहां जा रही है, फूलन देवी जी राज्यसभा सांसद है। जैसे ही सत्र खत्म होगा, आपको भी पता है आचार संहिता की उम्मीद है लागू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि कांग्रेस की सबसे पहली सूची देश के सामने रखी जाएगी उम्मीदवारों की। हाँ, पीछे से सवाल नहीं। धन्यवाद। हाँ, आप लोग महिला सशक्तिकरण को लेकर आप सामने आ रहे हैं। देखिए, हमारी फूलो देवी जी हमारे साथ बैठी हुई है, तो आप ये कहना वो इस्तीफा दे चुकी है, पद खाली है, पद भरा हुआ, देखिए बैठी है मेरे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे, फूलो देवी जी हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, बेहद ही सक्रिय अध्यक्ष हैं। कल हमारी रायपुर में राज्य कार्यकारिणी की बैठक सफल हुई है उनकी अध्यक्षता में। आज हमने भी यहाँ पर काम किया है, पर हाँ ये है कि हमारी फूलो देवी जी को वर्किंग कमेटी में जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, राज्यसभा में है। उनका राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल जो है आने वाले समय में उम्मीद है हम सब देखेंगे। उन्होंने बिल्कुल इच्छा जाहिर जरूर की थी कि वो अब इस जिम्मेदारी को, क्योंकि ये उदयपुर नव संकल्प शिविर में तय हुआ था, एक व्यक्ति एक पद, और कोई भी 5 साल से अधिक एक पद पर नहीं रहेगा, स्वाभाविक एक बदलाव है। और हम उस संगठन में बदलाव की ओर भी मिलजुल कर बात करके संगठन में जो भी बड़ा बदलाव करने हैं वो हम आने वाले समय में, लेकिन अभी जब तक यात्रा है, 2024 का चुनाव है,
हमने अपनी फूलो देवी जी से निवेदन किया है कि वो इस पद और इस जिम्मेदारी को निभाएं और जैसे ही यात्रा और चुनाव खत्म होंगे हम इस पे जो भी होगा बदलाव बैठकर चर्चा करके फैसला लेंगे। धन्यवाद। यात्रा का फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, न्याय यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये यात्रा ऐसी नहीं है। इस न्याय यात्रा का फायदा लोगों को क्या होगा? वो कौन लोग हैं? बात हो रही है न्याय की। राहुल गांधी जी किसके साथ न्याय की बात कर रहे हैं, किसको लाभ की बात कर रहे हैं? नंबर 1 पर है युवा न्याय, बेरोजगारी। डबल इंजन की सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। पूछे बेरोजगारी क्यों है? नारा लगाते हैं जय श्री राम का। भगवान भी सोच रहे हैं, अरे सवाल सोचो क्या है, जवाब क्या होना है? नारा जय श्री राम आप दे रहे हैं। भगवान राम इनसे पूछ रहे हैं, बताओ किसान की आय दुगनी होनी थी, कर्ज माफ होना था, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आना था, किसान मेरा आत्महत्या क्यों कर रहा है? भगवान श्री राम पूछ रहे हैं और ये जवाब में कहते हैं जय श्री राम, है ना। सो ये जो चीजें हैं 5 स्तंभ जो राहुल जी कह रहे हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय पे ये यात्रा खड़ी है और ये यात्रा का लाभ इन सबको मिलेगा। आपके नेता कपिल सिब्बल, एक से पीछे से सवाल, एक से पीछे से, एक से हाँ पीछे से सवाल। वो राम को मानते नहीं। सर मैं ये सवाल नहीं ले रही हूँ, आप उनसे पूछेगा। हाँ दोबारा पूछिए सवाल। बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी को पाला ले लिया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा बिहार उनकी राजनीति को देख रहा है। क्या दबाव था, क्या ऐसा था कि उन्होंने ये फैसला लिया है? कारण एक ही दिख रहा है पूरे देश में। अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ चुकी है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने की तैयारी है। पूरी तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इंडिया अलायंस के नेताओं और पार्टियों के पीछे लगा दिया गया है। जो कमजोर कड़ी है वो टूटेगी और उसके हमें परवाह नहीं है। नीतीश उस कमजोर कड़ी का एक हिस्सा था जो टूटा है, उससे इंडिया अलायंस कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ है। क्योंकि भाजपा के पास जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसे वो डराकर दिखाकर डरा रही है और जो भ्रष्टाचारी है वो डर रहा है जेल जाने से, इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं, वो भाजपा में जा रहे हैं। और जो नहीं डर रहे हैं, जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, वो ईडी का भी सामना कर रहे हैं, वो जेल जाने से भी नहीं डर रहे, वो भाजपा में नहीं जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे और इंडिया अलायंस में रहकर इसका सामना करेंगे। राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया, पूछताछ की, उनकी सुरक्षा, उनका घर, उनकी सदस्यता राहुल गांधी जी की सत्ता ने छीनी। लेकिन राहुल गांधी जी आज अकेले देश के नेता हैं जो ईडी से 55 घंटे की पूछताछ के बाद भी डरे नहीं, हिले नहीं, भाजपा की नफरत की जहर की बांटने की राजनीति के खिलाफ